हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के टेक्निकल का दोस्तों एग्जाम पेपर। और ये दोस्तों आपका एनए के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ पर भी दोस्तों आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के अर्थात दोस्तों भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले आपको दो पार्टों में दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए थे। ये दोस्तों आपके गत वर्षों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और जिनकी बहुत बहुत संभावना है वो वाले क्वेश्चन हैं। तो आप इनको जरूर यहाँ पर नोट कर लेंगे दोस्तों, और जो भी आपको फॉर्मूले मिलेंगे उनको भी दोस्तों आप कॉपी और पेन निकाल के नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चनों को दोस्तों, बाद में देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपका देखता है, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर से पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो बताना है आपको दोस्तों आर बटे आर डैश क्या होगा। अर्थात आपको दिया है दोस्तों, अ वायर हुज रेजिस्टेंस इज आर डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। नाउ ऑल पार्ट्स अगेन ऐड विद पैरेलल सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर डैश। तो आपको बताना है दोस्तों फाइंड आउट आर अपॉन आर डैश। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिया है आर को 5 बराबर भागों में आप बांटेंगे। तो आपका पहला टुकड़ा क्या आएगा दोस्तों, पहले वाले टुकड़े का आर डैश R1 बराबर आर बटे 5। वैसे ही दोस्तों आपका R2 का आएगा, वैसे आपका R3 का आएगा, और वैसे ही दोस्तों आपका R5 का आएगा। आप नोट करते रहेंगे इनको, तो यहाँ पर हम आपको बता दे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना कि आपको दोबारा पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो पाँचों को आप पार्श्व क्रम में जोड़ देंगे और आपको रिजल्टेंट यहाँ पर दिया है आर डैश होगा। तो 1 अपॉन आर डैश बराबर आपको दिया है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस वैसे ही दोस्तों आप 5 तक इनको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पार्श्व क्रम का पता होगा, ये आपका पार्श्व क्रम है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 1 अपॉन आर डैश बराबर सभी को दोस्तों ऐड कर देंगे आप। R1 का मान आपने देखा था R बट्टे 5 था। तो यहाँ पर देखिए आप 1 अपॉन R1 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, R बट्टे 5 को आप उल्टा कर देंगे तो 5 बट्टे R आपका आ जाएगा। तो 5 बट्टे R पहला, वैसे ही दोस्तों आपका 5 बट्टे R दूसरा, तो वैसे ही आपका ये 500 के 500 दोस्तों आपके आ जाएंगे। अब देखिए आप इनको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 अपॉन आर डैश बराबर आपका आएगा। ऊपर वाले दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके हर बराबर हैं, नीचे वाले तो हर आपका आर उतर जाएगा, और ऊपर दोस्तों आप 5 5 5 5 5 बार हैं तो आप इनको जोड़ देंगे तो ये आपका यहाँ पर आएगा 25। तो ये आपका आ गया दोस्तों 25 बट्टे आर। अब आपको निकालना क्या था दोस्तों, आर बट्टे आर डैश। तो यहाँ पर देखिए आर को आप यहाँ डाल देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा दोस्तों आर बट्टे आर डैश बराबर 25। तो यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। यदि आपका दोस्तों आर डैश बट्टे आर निकालना होता तो 1/25 आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, किस पर दोस्तों, पिंड के द्रव्यमान पर, या पिंड के वेग पर, या गुरुत्वीय त्वरण पर, या फिर ए और बी दोनों पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता होगा, 1/2 mv² होता है, जहाँ पर m क्या है, पिंड का द्रव्यमान है, v आपका पिंड की वेलोसिटी अर्थात वेग होता है। तो ये दोस्तों आपका दोनों पर ही निर्भर करता है, पिंड का द्रव्यमान पर भी और पिंड का वेग पर भी। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे दोनों पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत बार क्या होता है, गलती क्या करते हैं लोग बच्चे, यहाँ पर आप पूरा नहीं पढ़ते क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको नहीं दिया है, क्योंकि आपका परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है आपने देखा तो आप गलत लगा देंगे। यहाँ पर नहीं करता, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका होता है दोस्तों VI, ये आपका मेन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आप निकालेंगे दोस्तों, यदि आप V बराबर, आपको पता होगा ओम के नियम से दोस्तों V बराबर IR होता है, तो IR रख देंगे और इंटू आपका I पहले से है, तो ये आपका बन जाएगा I²R। तो आपका दूसरा डेरिवेशन आ गया। वैसे ही दोस्तों यदि आप I बराबर V बट्टे R रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, V² बट्टे R। तो यहाँ पर देखिए आपने केवल क्या किया, ओम का नियम लगाया दोस्तों, तो आपको 3 फॉर्मूले मिल गए। पहला आपका आता है VI जो आपका दिखता है C में, वैसे ही आपका I²R जो आपका दिखता है दोस्तों पहले वाले में, वैसे ही आपका V² बट्टे R आपका डी में दिखता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला दोस्तों नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे, ये आपका निरूपित नहीं करता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा परिपथ में, जब आपने यहाँ पर एक परिपथ में वोल्टमीटर को लगाया जाता है दोस्तों, किस क्रम में लगाया जाता है आपने देखा होगा, V से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस सिंबल होता है इस प्रकार का। तो इसको दोस्तों आप कहाँ लगाएंगे, इन विच सिक्वेंस वोल्टमीटर ऐड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको बताना है, या आपका समांतर में, श्रेणी में, या मिश्रित में, या कोई नहीं।
ये दोस्तों आपका हमेशा ही समांतर क्रम में लगाया जाता है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये दोस्तों आपका वोल्टमीटर है, वोल्टेज को दोस्तों मापेगा। तो वोल्टेज को मापने के लिए आप हमेशा कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं दोस्तों, समांतर में लगाते हैं। वैसे यदि आपका दोस्तों अमीटर आएगा जो विद्युत धारा को मापता है दोस्तों परिपथ में, तो वो हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगाया जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श का दोस्तों आपका होता है इन्फाइनाइट, आपको याद रखना है। और वैसे यदि आपका आदर्श अमीटर का आएगा तो अमीटर का दोस्तों 0 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है, तो संयुक्त क्षमता क्या होगी। आपको बताना है द पावर ऑफ टू लेंसेज P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है रिजल्टेंट P। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पावर वाला भी हमने जो टॉपिक कराया था, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, यदि आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको लेंसों की क्षमता के बारे में बताया था दोस्तों हमने, कि लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं या फिर उनको क्या करते हैं दोस्तों, केंद्रित करते हैं, तो उनकी यही क्षमता क्या कहलाती है, उनकी पावर कहलाती है, जिसे आप डायोप्टर में मापते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका संयुक्त के लिए, यदि आपके दो हैं तो दोनों के लिए आपका P बराबर P1 प्लस P2 होता है, अर्थात आप दोनों को ऐड कर देते हैं। वैसे आपका 3 आएंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी आएंगे दोस्तों उनको आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। अब इसी पर हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में आपका हो सकता है पावर दे दी गई हो 2 डायोप्टर 3 डायोप्टर, या माइनस में भी आपका हो सकता है, तो आप उन सभी को दोस्तों ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है। आपको बताना है इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटिंग इज कॉल्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटिंग प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, गैल्वेनोमीटर कहलाती है, अमीटर कहलाती है, मोटर कहलाती है, जनित्र कहलाती है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जनित्र कहलाएगी, क्योंकि जनित्र के माध्यम से ही दोस्तों आप क्या करते हैं, विद्युत धारा को पैदा करते हैं। आपने देखा होगा दो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके लगे रहते हैं, और उनके बीच में दोस्तों हम एक कुंडली का इस्तेमाल करके विद्युत धारा को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें आपकी DC और AC आपकी 2 प्रकार की हमें धाराएं मिलती हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और वैसे दोस्तों यदि आप देखें मोटर का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं, मोटर को दोस्तों आप इस्तेमाल करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। और वैसे ही दोस्तों अमीटर को आपको बता दिया गया था, अमीटर का इस्तेमाल आप धारा को मापने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों आप करते हैं धारा के संसूचन के लिए, अर्थात धारा बह रही है या नहीं करके वो पता लगाने के लिए दोस्तों आप गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। आपको बताना वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट शॉर्ट सर्किट टाइम। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघुपतन होता है, तो उस समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा अपरिवर्तित रहता है, या बहुत अधिक होता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी परिपथ में बहुत ज़्यादा धारा आती है तो वहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघुपतन हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे बहुत अधिक धारा होती है, क्योंकि जब ज़्यादा होगी तभी आपका शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये आपका यहाँ पर C वाला सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बहुत कम गलनांक वाला तार इस्तेमाल किया जाता है लघुपतन की जगह पे, क्योंकि आपको मालूम होगा जब कम गलनांक होगा दोस्तों तो ज़्यादा धारा होने पर वहाँ पर वो टूट जाएगा, उससे दोस्तों आगे को धारा के बढ़ने का खतरा नहीं रहेगा और वहाँ पर आगे को हानि नहीं होगी। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, किस दर्पण से बनता है। आपको बताना है दोस्तों विजुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय विच टाइप ऑफ मिरर। दोस्तों यहाँ पर देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा, तो वो किससे बनेगा, ये आपका अवतल दर्पण से, या अवतल दर्पण से, या समतल दर्पण से, या फिर मोटा दर्पण। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होगा अवतल दर्पण। इससे ही दोस्तों आपका क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जो दोस्तों जो बड़ा होगा। और उत्तल दर्पण से आपको मालूम होगा इससे आपका वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर A वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरे आवर्त में तत्वों की सारणी संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो ऑफ पीरियोडिक टेबल। दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं रसायन विज्ञान के। यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों यदि आपको सेकेंड रो में निकालने हैं, आपको मालूम होगा पीरियोडिक टेबल में दोस्तों आपकी रो कितनी होती हैं, रो आपकी दोस्तों 7 होती हैं। और वैसे आप समूहों की बात करें, ग्रुप की बात करें दोस्तों, तो समूह आपके 18 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों दूसरे वाले में बताना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n², जो ये बताता है दोस्तों कि एलिमेंटों में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरे जाने की संख्या ही दोस्तों ये दिखा दे कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके, कितने एलिमेंट आपके दोस्तों ग्रुपों में आएंगे। तो पहले वाले में K वाले में दोस्तों आपके कितने आएंगे, यहाँ पर K की जगह K के लिए आप यहाँ पर 1 रखेंगे। K के बाद आएगा आपका L में आप दोस्तों n बराबर 2 रखेंगे। वैसे ही आप M में आप 3 रखेंगे। तो आपको दूसरे वाले में निकालना है तो आप L बराबर निकाल लेंगे। L बराबर आपका 2n² करेंगे दोस्तों, तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर अर्थात ये आपका 8 आएगा। तो दूसरे वाले में दोस्तों आप यहाँ पर 8 भरे जाएंगे,
तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। वैसे यदि आपको पहले वाले का पूछा गया होता तो पहले वाले में दोस्तों आप n बराबर 1 रखेंगे तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। वैसे यदि आपका तीसरे वाले में निकालना होगा दोस्तों तो तीसरे वाले में भी आपके 8 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका 18 जब आएगा तो आपको मालूम है कि आपके आखिर वाले में तीसरे वाले में दोस्तों आपके अधिकतम बाह्य वाले में 8 ही आते हैं, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, आपके 8 ही दोस्तों एलिमेंट आएंगे। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों Cl35 तथा Cl37 क्या बताते हैं, क्या हैं आपको बताना है। Cl35 एंड Cl37 आर क्या है दोस्तों, संभारिक हैं या समस्थानिक हैं या समन्यूट्रॉनिक हैं या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप देखते हैं Cl35 और Cl37 और 35 क्या है दोस्तों, इनके परमाणु भार हैं और परमाणु क्रमांक दोस्तों दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि दोनों के जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, भार अलग अलग होते हैं दोस्तों, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप बोलते हैं दोस्तों समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला समस्थानिक सही हो जाएगा, या फिर आपका है आइसोटोप। और वैसे दोस्तों यदि आपका संभारिक वाला आएगा तो वहाँ पर आपके भार दोनों के बराबर होंगे, तो वो आपका संभारिक कहलाता है। वैसे ही दोस्तों आपका समन्यूट्रॉनिक कहलाता है वो जहाँ पर आपके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसको आप निकाल लेते हैं दोस्तों, भार को और प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करके आप न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालते हैं, तो जहाँ पर आपके न्यूट्रॉन बराबर होंगे वो दोस्तों आपके समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस किस ताप पर प्राप्त होता है। आपको बताना है एट विच टेम्परेचर जिप्सम गिव्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपको जिप्सम का पता होगा दोस्तों, फॉर्मूला पहले मालूम होना चाहिए आपको, CuSO4 और 2H2O होता है। यदि आप दोस्तों यहाँ पर देखिए जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, तो ये दोस्तों जल को निकाल देता है और यहाँ पर केवल आधा जल का अणु बचता है दोस्तों, तो ये बनता है आपका CuSO4 हाफ H2O। तो जो बनता है दोस्तों आपका काहे का प्लास्टर ऑफ पेरिस, PP का फॉर्मूला बनता है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा 373 केल्विन। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और यदि आपका दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस आप कह देंगे, क्योंकि आपका 373 केल्विन बराबर आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानव शरीर का pH मान लगभग कितना होता है। pH रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी अप्रॉक्स, ये आपकी दोस्तों 7 से 7.8 pH होगी, या 5 से 5.6 pH होगी, या 8 से 9 pH होगी, या 4 से 5 pH होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 7 से लेके 7.8 pH तक होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा शरीर कैसा है, क्षारीय है। आपने खून को देखा होगा दोस्तों, खून को यदि आपने चखा होगा तो उसका आपने देखा होगा कि उसका क्षारीय स्वाद होता है। तो इसका दोस्तों आपका बेसिस मीडियम हमारे बॉडी का होता है तो फाइनली। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको मालूम होगा 7 से ऊपर का आपका बेसिक होता है, 7 से नीचे का आपका दोस्तों अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। ये आपको बताया था पहले भी, तो ये टेबल आपको मालूम होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 5.6 से नीचे आप pH देखेंगे तो वो दोस्तों आपका अम्लीय वर्षा का कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है अम्लीय वर्षा का pH का क्या होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से उपचय अपचय अभिक्रिया कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आता है बार बार, उपचय अभिक्रिया कौन सी वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पर देखिए रिडॉक्स रिएक्शन कहें या फिर आप अपचय उपचय रिएक्शन कहें, तो ये यहाँ पर निम्न में से कौन सी वाली होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स होती क्या है। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। अपचयन किसे बोलते हैं दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ पर आपकी ऑक्सीजन निकलती है उसका ह्रास होता है दोस्तों, वो आपका अपचयन कहलाता है। और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ती है वो आपका उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आप रिएक्शन को देखेंगे, पहले वाले में जुड़ती है, दूसरे वाले में आपकी जुड़ती है, तीसरे वाले में देखिए जुड़ती भी है दोस्तों, निकलती भी है, और चौथे वाले में तो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर देखिए आपका तीसरे वाले में दोस्तों दोनों क्रियाएं हो रही है। आपने देखा यहाँ पर CuO से आपका Cu बना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, अपचयन हुआ। वैसे आपका H2 यहाँ पर था तो आपका राइट में जाके दोस्तों H2O बन गया, तो यहाँ पर आपका उपचयन हो गया। तो दोनों ही प्रकार की रिएक्शन होती हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इसीलिए आपकी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चिप्स की थैली में भरी गई संभावित गैस कौन सी वाली होती है। आपको बताना है दोस्तों, पॉसिबल गैस फील्ड इन चिप्स बैग्स। दोस्तों आपने देखा होगा चिप्स के बैगों में जो आपके थैले होते हैं दोस्तों, उनमें एक गैस भरी जाती है, या फिर नमकीन में जो भी आपके फास्ट फूड होते हैं उनमें एक गैस भरी जाती है। तो आपकी संभावित गैस कौन सी वाली होती है आपको बताना है। ये ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, आर्गन होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए बहुतायत नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि ये दोस्तों कम सक्रिय होती है। और क्यों भरी जाती है दोस्तों, इनको उपचयन से बचाने के लिए दोस्तों। अभी आपने ऊपर पढ़ा उपचयन का, यहाँ पर रिएक्शन पढ़ा था। उपचयन यदि आपका होगा दोस्तों तो वहाँ पर उनका स्वाद खराब हो जाएगा, अर्थात उनकी इसे बोलते हैं विकृत गंधता।
तो विकृत गंधता का मतलब उनका गंध जो है विकृत हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उसी को बचाने के लिए हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को दोस्तों वहाँ से निकाल लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु H2SO4 तनु से H2 विस्थापित नहीं करती? या फिर आप क्वेश्चन को यूँ भी कह सकते हैं दोस्तों, कौन सी वाली धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, हाइड्रोजन गैस को? विच मेटल डजंट डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम H2SO4 डाइल्यूट? दोस्तों यहाँ पर देखिए तनु अम्ल की बात करें, तनु अम्ल से दोस्तों कौन सी वाली धातु विस्थापित नहीं कर पाती? ये आपकी आयरन होगी, जिंक होगी, कॉपर होगी, एल्यूमिनियम होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगी कॉपर दोस्तों। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए सक्रिय श्रेणी के बारे में आपको बताया था कल हमने, एक्टिव सीरीज़ के बारे में दोस्तों, जो आपकी धातुओं से दोस्तों धातुओं की क्रियाशीलता को बताती है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों, हाइड्रोजन के बाद आपके ऊपर और नीचे आपके एलिमेंट होते हैं। पहला आपका पोटेशियम होता है, फिर आपके मैग्नीशियम, इस तरह से होते हैं दोस्तों एक्टिवता के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से नीचे आपका दोस्तों कॉपर आता है, या फिर आपका गोल्ड आता है, या फिर आपका सिल्वर आता है, फिर आपका गोल्ड आता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनकी क्रियाशीलता में क्या अंतर होता है? जो आपके हाइड्रोजन से नीचे को आएंगे दोस्तों वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो कॉपर जो है इससे नीचे आता है एक्टिव सीरीज़ में, तो इसीलिए विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और एक्टिव श्रेणी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आसानी होगी करने में। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को लगातार आपको बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।